दिस साइड। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में, जो कि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में भी और यूपीएससी जिनका ऑप्शनल है उसमें भी प्लेटो से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है। ठीक है, तो आज हम इनका जो है एक ओवरव्यू देखेंगे कि प्लेटो का बर्थ कहाँ है, इंट्रोडक्शन देखेंगे इनके बारे में, किस ईयर में इनका बर्थ हुआ, कहाँ हुआ, किस जो जिनका जहाँ बर्थ हुआ जिस सिटी में, उसकी सिचुएशन, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, जस्टिस कैसा था वहाँ, डेमोक्रेसी थी या कोई और गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक प्लेटो का ओवरव्यू देखेंगे आज की थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है प्लेटो ने, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। उसके बाद देखेंगे आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है प्लेटो का, वो क्या, आइडियल स्टेट में क्या कहना चाहते हैं वो, क्या पर्पज है आइडियल स्टेट का, क्या जस्टिस सर्व करना आइडियल स्टेट का पर्पज है, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे फिलोसफर किंग, जो कि कंसेप्ट है प्लेटो का बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप ये मान लो कि ये स्टार बना लो इसके ऊपर, कि इससे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो फिलोसफर किंग है वो क्या है, किस चीज का कंसेप्ट है, उसमें प्लेटो ने क्या कहा है। तो किंग वैसे जैसे मेडिवल पीरियड में किंग होते थे, लेकिन यहाँ प्लेटो का किंग कैसा है, फिलोसफर किंग है। और ये भी देखेंगे क्या प्लेटो का फिलोसफर किंग पुरुष ही होगा, मेल ही होगा या फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लेटो की एजुकेशन, कि प्लेटो ने जो कंसेप्ट दिया एजुकेशन वो क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या प्लेटो की एजुकेशन कंसेप्ट का। उसके बाद देखेंगे कम्युनिज्म, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि प्लेटो ने जो गवर्नमेंट है क्लासिफिकेशन किया, उनका वर्गीकरण किया है, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग कौन सी जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो सबसे अच्छी है, बेस्ट फॉर्म है, और सबसे वर्स्ट फॉर्म कौन सी है गवर्नमेंट की प्लेटो के अकॉर्डिंग। और डेमोक्रेसी, जैसे आज के टाइम में डेमोक्रेसी का प्रचलन है, हर पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन प्लेटो के कंसेप्ट में, प्लेटो की थ्योरी में, प्लेटो के थॉट्स में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी फॉर्म गवर्नमेंट की नहीं बताई गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र या जो डेमोक्रेसी है उसकी आलोचना की है प्लेटो ने। तो आलोचना करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, और क्यों आलोचना की, और अगर क्रिटिसिज्म किया है तो कौन सी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्लेटो ने दी है कि ये डेमोक्रेसी से बेस्ट है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, और लास्ट में जो एक पॉइंट रहता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, कि हमें प्लेटो का भी क्रिटिसिज्म देखेंगे कि प्लेटो का क्रिटिसिज्म कौन करता है, प्लेटो की आलोचना किस बेस पे होती है। ठीक है, जैसे कार्ल पॉपर है, कार्ल पॉपर उनकी आलोचना करते हैं तो उसका रीजन क्या है, क्या तर्क देते हैं कार्ल पॉपर। ठीक है, ये सब एक ओवरव्यू है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर आपको प्लेटो पढ़ना है तो आपको ये आप एक तरह से हेडिंग बना लो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग, एजुकेशन, कम्युनिज्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक एक हेडिंग को उठाएंगे और इसको इसके अंदर डीप स्टडी करेंगे या कॉम्प्रिहेंसिव इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। प्लेटो का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। सबसे पहले तो प्लेटो का जो बर्थ है, कहाँ जन्म हुआ है, एंशियंट ग्रीक, और किस ईयर में हुआ है, 427 347 बीसीई। बीसीई से आप समझते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरे को आइडिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे ये। ग्रीक कहाँ है, ग्रीक यूनान जो है, आज हम जिसको यूनान के नाम से जानते हैं, ग्रीस के नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो ग्रीक है, वहां प्लेटो का जन्म हुआ था। और पर्टिकुलर अगर मानने कहाँ जन्म हुआ था तो एथेंस सिटी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस ईयर में हुआ ये हमने देख लिया। इसके बाद इनको फाउंडेशनल थिंकर माना जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी का, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो फादर माना जाता है वो अरिस्टोटल, अरस्तु को माना जाता है, और प्लेटो क्या माना जाता है, फाउंडेशनल थिंकर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने फिलोसफी दी है, पॉलिटिकल फिलोसफी दी है। अब पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब क्या है, जैसे कंसेप्ट है जस्टिस, तो जस्टिस कंसेप्ट क्या है, ये पॉलिटिकल फिलोसफी है। ठीक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फिलोसफर किंग है, ये सारी चीजें एक क्या है, कंसेप्ट है, ये एक फिलोसफी है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इसलिए इसको फाउंडेशनल थिंकर माना जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। उसके बाद हम देखेंगे कि ही वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, कि जो इनके गुरु थे, ये कौन था, सुकरात के ये शिष्य थे, सुकरात इनका गुरु था। ठीक है, और सुकरात के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी स्टोरी चलती है सुकरात के बारे में, कि सुकरात ने अपने देश में डायलेक्टिक, जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसी परंपरा को विकसित किया, ये कम्युनिकेशन करते थे। ये क्या होता था, जैसे इनके पास बहुत सारी नॉलेज थी, लेकिन ये मानते थे कि मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये लोगों के साथ डिस्कशन करते थे, नौजवान जो होते थे एथेंस के, उनके साथ डिस्कशन करते थे, डायलॉग करते थे। तो जब प्लेटो की बुक्स है बहुत सारी, उसमें भी डायलॉग की फॉर्म में प्लेटो ने बुक लिखी हुई है। तो वो कहाँ से लिखी है, वो अपने सोक्रेटिस से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो सोक्रेटिस कौन थे, प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे,
और प्लेटो की आगे हम जब थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें प्लेटो डेमोक्रेसी की आलोचना करते हैं, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, तो उसका मुख्य कारण भी यही है कि जो सोक्रेटिस था, जो एथेंस था ना उस टाइम जहां प्लेटो का जन्म हुआ, एथेंस में थी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, तो सोक्रेटिस डायलॉग करते थे, पॉलिटिकल जो फिलोसफी देते थे लोगों को, उस कारण से सोक्रेटिस को पॉइजन या जहर दे दिया गया था और इनको जेल में भी डाला गया था। और ये सब चीजें हो रही थी डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में। इसलिए आगे चल के प्लेटो सोक्रेटिस को मारने के कारण, डेमोक्रेसी में इग्नोरेंट जो लोग होते हैं उनके कारण, उन्होंने जो उनके गुरु थे सोक्रेटिस को, उसको मार दिया था। इस कारण प्लेटो डेमोक्रेसी से या लोकतंत्र से बहुत नफरत करते थे, आलोचना इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि सोक्रेटिस कौन है, प्लेटो के गुरु है। और यूरोप या मतलब जो ग्रीक है उसमें इन्होंने डायलॉग परंपरा जो उसकी शुरुआत की, और आम लोगों के साथ, नौजवानों के साथ ये डायलॉग करते थे। और इन क्वेश्चन इस तरह पूछते थे ये कि जो सामने वाला है वो आंसर खुद अपना, जो कमियां है उसके, जो आर्ग्यूमेंट में कमियां है, वो कमियां भी अपने आप आ जाती थी और उसको आंसर भी मिल जाता था। ठीक है, ये सोक्रेटिस थे। उसके बाद टीचर ऑफ एरिस्टोटल जो प्लेटो है, अब प्लेटो के टीचर कौन थे? सोक्रेटिस या सुकरात। और प्लेटो किसके टीचर थे? एरिस्टोटल के, अरस्तु के। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल है उनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मानते हैं। और जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या थिंकर पढ़ते हैं, उसमें प्लेटो के बाद एरिस्टोटल का नंबर आता है। ठीक है, तो ये किसके शिष्य है? एरिस्टोटल के। ठीक है, ये प्लेटो से एक कदम आगे थे। इन्होंने, अब अगर हम ये मान लें कि प्लेटो आइडियलिस्टिक थे, आइडियलिस्टिक थिंकर थे, जो आइडियलिस्टिक का मतलब है कि इन्होंने जो अपने विचार दिए वो आदर्शवादी ज्यादा थे, प्रैक्टिकल कम थे। वही जब इनके शिष्य आएंगे, एरिस्टोटल आएंगे, डिसाइपल आएंगे, तो वो प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल थे वो इनसे। ठीक है, तो इसलिए इनकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, फाउंडर ऑफ एकेडमी ऑफ एथेंस। जो प्लेटो थे उन्होंने एकेडमी की एस्टेब्लिशमेंट, जो एकेडमी है, जैसे कि एकेडमी को हम ये मान सकते हैं आज स्कूल हो सकता है, जैसे उस टाइम जो एकेडमी एथेंस में इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। और ये भी माना जाता है कि जो एकेडमी है, एकेडमी में एंट्री के लिए भी आप, हर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। जो मैथमेटिक्स के, जिनको बहुत एक्सपर्ट है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट की, उन्हीं लोगों को एकेडमी में रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्लेटो के मेजर वर्क कौन से है, या हम ये कहें कि प्लेटो की जो बुक्स है, किताबें हैं, प्लेटो ने कौन कौन सी किताबें लिखी है। तो जैसे यूजीसी नेट होता है उसमें तो एक क्वेश्चन तो आप कहीं से बन जाता है क्वेश्चन कि प्लेटो की बुक्स कौन कौन सी है। तो पहली बुक है रिपब्लिक, दूसरी है स्टेट्समैन, और तीसरी बुक है लॉज। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, तीनों बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा प्लेटो का एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। प्लेटो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है जो कि बहुत वास्ट है। आप इसको मतलब जैसे लेक्चर वगैरह यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर होते हैं तो प्लेटो को कंप्लीट करवाने में कम से कम 15-20 लेक्चर सिर्फ एक प्लेटो के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंट्रोडक्शन इतना सही है। इसमें आगे हम और डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में, कि इंट्रोडक्शन प्लेटो की, उसको हम कंटिन्यू करते हैं कि उसमें क्या क्या और आएगा इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्लेटो का देखेंगे कि प्लेटो का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या प्लेटो के जो एथेंस, जो प्लेटो का सिटी स्टेट था, उसमें किस तरह का शासन था और उसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, किस तरह का शासन चलता था वहां एथेंस में? डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या मीन्स क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कि वहां के जो सिटीजन्स थे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, कि जो वहां के जो सिटीजन्स थे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिकल डिसीजन में। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग था वहां पे। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी प्लेटो के टाइम में एथेंस में। ठीक है, तो अब क्या होता है आगे? आगे एक युद्ध होता है, एक वॉर होता है, जिसको हम जानते हैं पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से। ठीक है, ये ईयर है जिस ईयर में हुआ। तो इसमें क्या होता है, एथेंस, जैसे कि एथेंस जो है सिटी स्टेट है, उस वहां प्लेटो का जन्म हुआ है। ठीक है, वहीं दूसरी एक सिटी स्टेट भी थी वहां, जो कि एथेंस की कॉम्पिटिटिव थी, जिसका नाम था स्पार्टन या स्पार्टा। स्पार्टा सिटी स्टेट थी और स्पार्टन वहां के लोगों को बोला जाता था। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंस के लिए एथेंस में और स्पार्टन में या स्पार्टा में एक वॉर होता है, जिस वॉर को हम जानते हैं पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से। ठीक है, इस वॉर में क्या होता है, जो एथेंस है, जो प्लेटो का, जहां प्लेटो का जन्म हुआ है, जो प्लेटो का शहर है, वो एथेंस हार जाता है, डिफीटेड बाय स्पार्टन, स्पार्टन से हार जाता है। ठीक है, अब जब प्लेटो का जो सिटी स्टेट है हारता है, तो हर व्यक्ति में जहां उसका जन्म होता है उससे रिलेटेड उसके अंदर एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्र के प्रति एक जो भावना होती है, एक फीलिंग होती है, जो जहां जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का। तो वही सेम चीज प्लेटो के साथ थी।
प्लेटो अपने एथेंस से, सिटी स्टेट से उनका जो एक उनके प्रति एक प्रेम था, ठीक है, वो एक नेशनलिज्म की भावना थी, हम ये मान सकते हैं। उस भावना की वजह से अब वॉर अगर एथेंस हारता है, उसकी सिटी हारती है, तो प्लेटो को इस पे बड़ा एक तरह से एंगर हो जाता है प्लेटो, ठीक है। फिर प्लेटो इसके कोज ढूंढता है कि कारण क्या था कि एथेंस जो है वो हार गया स्पार्टन से, ठीक है। और ये भी था कि एथेंस बहुत उस टाइम में भी एजुकेटेड था, स्पार्टन उस तरह के नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी स्पार्टन में या स्पार्टा में। उसके बाद भी एथेंस हार जाता है, तो उसके हारने के बाद सिचुएशन वहां जो बनती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है वहां पे, कहां पे, एथेंस में। और डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, ये हम ये मान सकते हैं क्राइसिस होता है डेमोक्रेसी का, कि जो डेमोक्रेसी है क्या वो ठीक भी है या नहीं है। क्योंकि स्पार्टा जो था वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, एथेंस में डेमोक्रेसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एथेंस के लोग हार जाते हैं स्पार्टन से, ठीक है। जैसे स्पार्टन पे एक मूवी भी बनी हुई है, स्पार्टन पे, स्पार्टा है स्पार्टन, वो इसी चीज से रिलेटेड है कि एथेंस को इसने कैसे हराया था, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है प्लेटो का, कि प्लेटो जहां रहते थे वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, सिटीजन जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। यहां तक कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर यहाँ पे किसी को जज बनना होता था, तो अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, एक प्रोसेस होता है कि आप जज बन सकते हो। लेकिन एथेंस में क्या होता था कि जैसे एक पर्ची निकलने वाला सिस्टम जो होता है वो निकलती थी वहां पे, ठीक है, लॉटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, लॉटरी निकलती थी, जिसकी लॉटरी निकल जाती थी लॉटरी, वो जज बन सकता था वहां पे, ठीक है। ये एक मतलब एक ये सिस्टम था वहां पे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, सिटीजन पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एथेंस का वॉर होता है स्पार्टन के साथ, तो स्पार्टन एथेंस को हरा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि जो डेमोक्रेसी है क्या वो ठीक है एथेंस के लिए। इसके बाद जो है प्लेटो अपनी थ्योरी देता है। प्लेटो ये देखता है कि एथेंस के लोग जो है वो हार गए, क्यों, क्योंकि एक तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की वजह से। और लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी जो होती है, उसमें क्या होता है, जो डिसीजन होते हैं, जो मेजरली डिसीजन लिए जाते हैं, वो जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, किसी भी लैंग्वेज की जनसंख्या ज्यादा हो, किसी भी रिलीजन की संख्या ज्यादा हो, मतलब जो मेजर पॉपुलेशन होगी उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार जो डेमोक्रेसी होती है वो मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है, कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी तो एक प्रोसेस है कि हाँ एक लोगों के द्वारा या एक कंसेंट से डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन चेंज हो जाती है मोबोक्रेसी में, जहां मोब क्या है डिसीजन लेगी, मोब के जो मेजर पॉपुलेशन है वो डिसीजन लेगी, ये सब चीजें इसमें हो जाती है, ये कमियां है इसमें डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो जब ये प्लेटो कमियां देखता है, उसके बाद प्लेटो अपनी थ्योरी देता है, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे प्लेटो की सारी